नमस्कार दोस्तों, आपका बंटी बहुत देर है। अपने घर से उखड़कर बंटी जैसे सभी जगह से उखड़ गया। क्लास में बैठा रहता तो मन में घर तैरता रहता है। मम्मी अम्मी, मम्मी का कमरा, कमरे का जादू और भी जाने क्या क्या। सबके बीच होकर भी जैसे वह सबसे कटा छटा अलग थलग सबको देखता रहता है। और जब घर में होता है तो आंखों के आगे कभी स्कूल तैरता है तो कभी अपना पुराना घर, अपना बगीचा, बगीचे का एक एक पौधा और पौधे की एक एक पत्ती, फूफी, माली, दादा, मम्मी, वहाँ वाली मम्मी। रात में कहानी पढ़ता है और बड़ी मुश्किल से पाई हुई राजकुमार की जादू की दूरबीन उसकी आंखों पर लग जाती है। लो, नीली रोशनी में आया हुआ मम्मी का कमरा आंखों के सामने झिलमिलाने लगता है। कमरे की हर चीज और सब कुछ जो उसने वहां देखा था, बस जहां वह होता है वहीं नहीं रहता और सब जगह रहता है, सब कुछ देखता रहता है। एक रेल 125 यात्रियों को लेकर जा रही है एक स्टेशन पर। उसमें से 48 यात्री उतर जाते हैं और 56 यात्री चढ़ जाते हैं। तो बताओ, पापा रेल में बैठकर कब आएंगे? आज पापा को वो जरूर जरूर चिट्ठी लिखेगा, सारी बात लिखेगा। पहले कुल यात्रियों में से उतरने वाले यात्रियों को घटाओ, फिर बचे हुए यात्रियों में चढ़ने वाले यात्रियों को। फूफी को ठेल कर चपरासी ने चढ़ा दिया। पता नहीं और कितने यात्री चढ़े, बस भीड़ ही भीड़ तो थी। ढेर ढेर आदमी, कोई गिन सकता था? वह सारा शोर आसपास भनभनाने लगा। नहीं, शायद सब लड़के बातें करने लगे। कुछ पता ही नहीं किसको घटा दिया, किसको जोड़ दिया। अच्छा हुआ सर ने एक बार भी उससे सवाल नहीं पूछा, नहीं तो क्या बताता वह। अब मम्मी से समझेगा, मन तो करता है कुछ नहीं समझे, सब गलत करके ले जाए, फेल हो जाए और फिर मम्मी से पूछे उसने कि क्यों हुआ फेल। सचमुच फेल हो गया तो अम्मी और जो क्या सोचेंगे? फेलू। अम्मी सामने से दौड़ पड़ा। डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे? पर इस बार वह जरूर फेल हो जाएगा। उसके दिमाग में कुछ भी तो नहीं घुसता, पढ़ने में उसका बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं लगता। पापा को मालूम पड़ेगा तो। बंटी स्कूल से लौटा तो घर में घुसते ही नजर फिर उसी लाल तिकोन पर गई। तीसरा बच्चा। इस समय घर में कोई नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है। इस घर में भी तो स्कूल से आकर वह अकेला ही रहता था। मम्मी तो उसके बाद आती थी, पर इस घर में आकर पुरानी बात भी नहीं लगती है, नई और अजीब। यहाँ अकेले होकर वह कितना ज़्यादा अकेला हो जाता है। सबके आने तक बस गुमसुम बैठा रहता है। भारी भरकम बस्ता कमरे के एक कोने में रखा और फिर लाल हुआ ही अपनी उंगलियों को सहलाने लगा। तभी नज़र दीवार के सहारे रखे नई मेज पर गई। पुलक कर वह मेज के पास आया, एकदम नई और चिकनी। हाथ फेर कर देखा तो अच्छा लगा, फिर पता नहीं क्या हुआ कि लौट आया। गड़े हुए दांतों का दर्द जैसे फिर से कहीं उभर आया। नहीं, वह कोई मेज वेज नहीं लेगा, यहाँ का कुछ भी नहीं लेगा। अम्मी और जोत अपने अपनी मेज पर बैठकर काम करेंगे। उसने तो एक कोने में जमीन पर ही अपना सब कुछ जमा लिया है। इन दोनों के साथ जब तक रोज रोज जमीन पर बैठकर पढ़ा करेगा तो मम्मी कितनी दुखी होगी, कितना परेशान होगी। अच्छा है, वो जानता है कि मम्मी परेशान और दुखी हो। यहाँ आकर जाने कैसे मम्मी की परेशानी और दुख के साथ उसका संतोष और सुख जुड़ गया है। एक बदला और एकाएक ख्याल आया वह इस समय पापा को चिट्ठी क्यों नहीं लिख लेता? अगर आज पूरी नहीं हुई तो फिर कल इसी समय लिखेगा। 2-3 दिन में तो पूरी हो ही जाएगी। किसी के सामने तो लिख भी नहीं सकता। प्राइवेट वाली जो है, अधूरी चिट्ठी अपने कपड़ों के नीचे दबाकर रख देगा बस। इस बार अगर पापा ने चलने को कहा तो वह चला जाएगा। मम्मी खूब रोएगी, रोती रहे। किसी काम से बंसीलाल उधर आया, आ गए बंटी भैया और चला गया। खाने नाश्ते की कोई बात नहीं हुई। उसे कौन भूख लगी है? मम्मी के कमरे का दरवाज़ा उठका हुआ है, बस एक बार भीतर जाने की इच्छा हो आई। बंटी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरा साफ और जमा हुआ। वो भीतर घुसा तो मन में एक अजीब सा भय समा गया, जैसे कोई चोरी कर रहा हो। और क्षण भर को
इच्छा कौन थी, कोई चीज़ यहाँ से उठाकर ले जाए और अपनी अलमारी में छिपा दे। लंबूतरी। पलंग को देखते ही फिर वही सारे विचार दिमाग में आने लगे। उंगलियों का क्रॉस कितना बेकार हो जाता है ऐसे मौक़ों पर। फिर एक डर, और डर से भी ज़्यादा कौतूहल। उसने धीरे से टेबल की दराज खोली, पता नहीं क्या निकल आया, पर ज़्यादा उलटने पुलटने की हिम्मत नहीं हुई, सो वापस बंद कर दी। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके देखेगा तो एक दिन ज़रूर पता लगेगा, पर क्या, उसे खुद नहीं मालूम कि किस बात का पता लगाना है। वह तो इतना जानता है कि इस कमरे में बहुत सारी बातें हैं, बड़ी अजीब अजीब, रात में होने वाली, छिप कर होने वाली। उस दिन रात में डर कर जब आ गया था तो क्या मालूम था यहाँ क्या पता लग जाएगा। ऐसी और भी बहुत सी बातें होंगी इस कमरे में, और फिर कुछ वैसा ही देख जान लेने को मन अकुलाने लगा। अचानक बाहर कोई खटका हुआ तो बंटी भागकर अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गया। अब तो ज़रूर पता लग जाएगा। पापा की चिट्ठी कल शुरू करेगा, आज सोच ले कि क्या क्या लिखना है। बंटी पोर्टिको की सीढ़ियों पर आ खड़ा हुआ। सामने के ऊबड़ खाबड़ मैदान के बीच में कहीं उसका अपना बगीचा लहलहाया। गुलाब, डेलिया, मोर पंखी की मीनारें, हवा में थिरकती हुई घास की फुनगिया, घास के बीच पल खाता पाइप। आज भी माली दादा आएगा। उसकी पानी देने की छोटी सी झाड़ी, छोटी सी कुदाली, फावड़ा सब लेकर। ये सब वहीं छूट गए थे। गाड़ी फाटक में घुसी तो लगा जैसे वह इतनी देर तक अम्मी और जोत की प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी भीतर आई तो देखा मम्मी भी इन्हीं लोगों के साथ आ गई है। खट खट फाटक खुले। आगे आगे बस्ता लिए अम्मी और जोत, पीछे पर्स लिए मम्मी। लाल तिकोन तो यहाँ खड़ा खड़ा हमारी राह देख रहा था। जोत ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अपनी मेज़ देखी बेटे, पसंद आई? यह क्या जमाई नहीं किताबें? हर काम मैं ही करूँगी तेरा। 8 बजे डॉक्टर साहब लौटे और 8:30 पर सब लोग खाने की मेज़ पे आ गए। पापा, बंटी भैया की मेज़ आ गई, फिर भी इन्होंने अपनी किताबें उस पर नहीं रखी। मम्मी ने खूब समझाया, पर आपको चावल दूं या चपाती? पर डॉक्टर साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया। उनकी नज़रें बंटी के चेहरे पर जम गई। बंटी नज़रें मिलते ही बंटी ने आंखें नीचे कर ली। अब कनखियों से मम्मी को देख रहा है। उनका परोसता हाथ जैसे रुक गया है। क्यों बंटी, मेज़ पसंद नहीं आई? हमने तो सबसे अच्छी वाली मेज़ पसंद की थी तुम्हारे लिए। बंटी चुप, मम्मी भी चुप। बंटी भैया कहता है वह ज़मीन पर ही पढ़ेगा, मेज़ पर कभी पढ़ेगा ही नहीं। चुंगलखोर सुअर कहीं का। मम्मी बिना किसी से कुछ पूछे सबकी प्लेटों में कुछ कुछ डालने लगी है। तुम इतनी जिद क्यों करते हो बेटे? कोई अच्छी बात है इस तरह जिद करना? अभी खाने खाकर अपनी किताबें मेज पर जमाओगे, हम देखने आएंगे, समझे? डॉक्टर साहब ने जैसे अंतिम फैसला दे दिया और खाना खाने लगे। बंटी ने भी फैसला सुन लिया और खाना खाने लगा, चुप और नजरें नीची। अम्मी लगातार बोले जा रहा है। बेवकूफ़ की तरह मम्मी मांगने पर भी सबको कुछ न कुछ दे देती है, अपनी ओर से भी पूछ लेती है। पर बंटी जानता है कि मम्मी भी उसकी तरह बिल्कुल चुप है। पर वो परोस कैसे रही हैं? उनकी आंखें तो बंटी की प्लेट में चिपकी हुई हैं, बंटी को देखे जा रही हैं एकटक घूर घूर कर। और एकटक देखने से ही जैसे आंखों में तराइयाँ आ गई हैं, गीली गीली आंखें। खाने के बाद मम्मी ने जल्दी जल्दी किताबें मेज पर जमा दी। जमा ले बंटी, पापा गुस्सा होंगे, जोत समझा रही है। मम्मी भी होठों ही होठों में कुछ न कुछ बोले जा रही है। बस बंटी चुपचाप खड़ा है, न बोल रहा है न विरोध कर रहा है। सब कुछ जम गया तो मम्मी गुस्से में बोली, बेकार की बातों पर जिद मत किया कर, समझा? सारे समय कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते रहना। और मम्मी जब अपने कमरे में घुस गई तो बंटी ने चुपचाप सारा सामान जमीन पर उतार दिया। पापा, मम्मी, बंटी भैया ने। अम्मी दौड़ गया। डॉक्टर साहब खड़े हैं शायद गुस्से में। पीछे पीछे मम्मी खड़ी है, शायद डरी हुई, और बंटी खड़ा है जैसे पत्थर। बंटी, तुमने फिर वही किया? ठीक है, तुम्हारी मेज़ हम कल ही वापस भिजवा देंगे, तुम ज़मीन पर ही काम करोगे, समझे? और आगे से इस तरह की जिद करोगे बेटे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं, समझे? ऐसे कैसे चलेगा? बंटी की आंखें एकदम ज़मीन में गड़ी हुई हैं और वहाँ पहले से भी मम्मी की 2 आंखें चिपकी हुई हैं। प्लेट वाली गीली आंखों के कोने में गोल गोल बूंदें उभर आई। टप टप उसकी अपनी आंखों के आंसू मम्मी की आंखों से टपकने लगे और दोनों के आंसू मिल गए। धूप ढल गई थी, पर उसकी गर्मी और चौंधा अभी भी बाकी हैं। बंटी और जो छत पर खड़े खड़े मूंगफली खा रहे हैं।
जोत बोले जा रही है। पता नहीं क्या क्या। बंटी चुप। यहाँ छत पर खड़े लोगों होने से शहर दिखाई देता है। घुचमुच बने हुए घर, गलियां, आते जाते लोग, टांगे, पहाड़ियों की सरहदों से घिरे मैदान। देखे कितने दिन हो गए, बहुत दिनों से तो उन मैदानों की सैर भी नहीं की, पहाड़ की तलहटियों में झांका भी नहीं। कोई धुमनी रमाए साधु, कोढ़िन बनी राजकुमारी, पंख बांटने वाली नील परी। तू बोलता क्यों नहीं बंटी? अभी भी गुस्सा है? अरे इतना गुस्सा करते रहोगे ना बंटी तो तुम्हारा ही खून जलेगा। हाँ, बाप का गुस्सा ले आए हो, लाल लाल आंखें करते हुए। पापा यू शट अप। बंटी अपनी मम्मी की याद नहीं आती जोत? कैसी थी तेरी मम्मी? अचानक बंटी पूछता है। आती है थोड़ी थोड़ी। नहीं अब नहीं आती, चाची अम्मा की आती है कभी कभी। छुट्टियों में हम इलाहाबाद जाएंगे उनके पास, तू भी चलना। तेरी मम्मी तुझे अच्छी लगती है? लगती है। मेरे पापा को देखेगी ना तो वो भी तुम्हें खूब अच्छे लगेंगे। खूब अच्छे हैं मेरे पापा। मैं उन्हें लिख रहा, खट से जीभ काट ली। धत तेरे की, वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता जो इतनी सी बात भी छिपा कर नहीं रख सकता। वो क्या करेगा? इस बार जब पापा आएंगे तो मैं तुझे भी अपने साथ ले चलूँगा। खूब घुमाते हैं मुझे, फिर जो कहो सो दिलवाते भी हैं। तू चलेगी तो तुझे भी दिलवाएंगे। तू मेरे पापा को पापा क्यों नहीं कहता? मेरे पापा भी तो बहुत अच्छे हैं। बंटी चुप। बंटी बेटा, और दो बाहें लिपट आई। आज रात में जब सब सो जाएंगे तो वो चुपचाप उठकर पापा को चिट्ठी लिखेगा। आगे से इस तरह की जिद करोगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? वो पापा के साथ चला जाएगा। मम्मी डॉक्टर साहब खाने की मेज़ पर बैठे हैं। बंटी पहुंचा तो मम्मी से देखते ही बीच बोलती बोलती बीच में ही रुक गई। जरूर उसी के बारे में बात कर रहे होंगे, शिकायत और क्या। खाना शुरू हुआ तो रोज़ की तरह हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है। चुप है तो केवल बंटी। बंटी ने अब बोलना ही बंद कर दिया। खाने के समय खा लेता है, सोने के समय सो लेता है, बाकी समय पढ़ता रहता है। कहानियाँ, हजार हजार बार पढ़ी हुई कहानियाँ, या फिर ड्राइंग बनाता है। डॉक्टर साहब लगातार उसकी तरफ क्यों देखे जा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? उसके चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है? कहीं पता तो नहीं लग गया कि वो छिपकर उनके कमरे में जाता है, चीज़ें उलट पुलट कर देखता है, या कि वो पापा को चिट्ठी लिखने की बात सोच रहा है? अजीब सी बेचैनी होने लगी बंटी को। डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो जैसे सभी उसकी ओर देख रहे हैं, मानो वो कोई तमाशा हो। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी उसकी नहीं रह गई है, ये जानते हुए भी ऐसे मौके पर नज़र मम्मी की ओर ही उठती है। पर मम्मी डॉक्टर साहब की ओर देख रही है। डॉक्टर साहब जब बंटी को देखते हैं तो पता नहीं क्यों मम्मी हमेशा डॉक्टर साहब की ओर देखती रहती हैं। त्रिकोण में 3 भुजाएं होती हैं, जैसे अ ब स एक त्रिकोण है। बंटी कल घूमने चलोगे हमारे साथ? क्लास में पढ़ाते हुए सर खट से डॉक्टर साहब में बदल गए। बंटी समझने की कोशिश कर रहा है। अ ब स घूमना आजकल कुछ भी समझ में नहीं आता। चलो कल तुम्हें घुमा कर लाए, खूब दूर लंबी ड्राइव पर। हम भी चलेंगे पापा, लंबी ड्राइव पर, खूब मजा आएगा। आहा जी। अम्मी अपनी कुर्सी पर ही फुदकने लगा। नो नो, कल कोई नहीं जाएगा। तुम तो बिल्कुल नहीं। तुमने मेज़ को लेकर बंटे भैया को नाराज़ कर दिया ना, अब हम ले जाकर खुश करेंगे। ये सब डॉक्टर साहब कह रहे हैं। उसने एक बार हिम्मत करके नज़र उठाई और डॉक्टर साहब को देखा। वे उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। बंटी को उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर उस चेहरे में से जाने कैसे पापा का चेहरा उभर आया, जैसे चश्मा बदलकर पापा बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और फिर उस चेहरे की मुस्कान उसके अपने चेहरे पर चिपक गई। केवल चेहरे पर ही नहीं, जैसे हाथ पैरों में भी चिपक गई, मन में भी चिपक गई। चलूँगा, उसने धीरे से कहा। कैसे जाएगा बंटी? अकेला? मैं भी जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। बंटी भैया कोई लाड साहब है जो जाएगा? और अम्मी ने गुस्से में आकर कुर्सी पर एक लात जमा दी। अम्मी, डॉक्टर साहब गुस्से से दहाड़े तो बंटी का मुस्कुराता मन भी जैसे एक क्षण को साम गया। कैसा डांटते हैं सब आदमी लोग शायद। अम्मी की तो बोलती बंद हो गई, रोता भन्नाता भीतर चला गया। अब बोलो ना कि गाड़ी हमारी गाड़ी है, हमारे मेज हैं, बंटी भैया को घर भेज दो। मम्मी अम्मी को गोद में उठा लाई। चलो तुम लोगों को मैं घुमाने ले जाऊंगी, खूब सारी चीज़ें दिलवाऊंगी। ले जाओ, गाड़ी तो हमारे पास रहेगी, पैदल पैदल घुमा लाना, बहुत हुआ तांगा कर लेना, खटर खटर करता रहेगा। रात में सोया तो ख्याल आया आज पापा को चिट्ठी लिखनी थी।
अब आज नहीं कल लिख देगा या फिर कभी। आंखें बंद करते ही कमरा सड़क पर निकल आया। लंबी सीधी सड़क उन्हीं मैदानों की ओर जाती हुई और उसकी मोटर दौड़ रही है। किसी तरफ विभु और कैलाश देख ले। एक बार टीटू के यहाँ झांकता चले। अम्मी तुम नहीं, जो तुम भी नहीं, शकुन तुम भी नहीं, केवल बंटी नाराज है, बंटी को खुश करना है। एकाएक लाल तिकोन पर जैसे किसी ने ढेर सारी स्याही पोत दी। डॉक्टर साहब ने 6 बजे आने को कहा था। वैसे तो वह 8 बजे आते हैं, पर आज उसके लिए अपने मरीजों को छोड़कर आएंगे। बंटी 5:30 बजे से ही तैयार है। कितने दिनों से उन्होंने कोई चीज़ ही नहीं खरीदी। आज खरीदेगा, जोत के लिए भी खरीदेगा और चलो अम्मी के लिए भी खरीद लेगा। वह तो है ही पाजी। मन में सब कुछ लुटा देने वाली उदारता समा रही है। थोड़ी थोड़ी देर में जाकर घड़ी देख रहा है। पापा आते हैं तब भी वह इसी तरह पगलाया फिरता है। आज पापा और डॉक्टर साहब के चेहरे भी तो घुल मिल जा रहे हैं। पापा की बात सोचो तो डॉक्टर साहब का चेहरा आ जाता है, और डॉक्टर साहब की बात सोचो तो पापा का चेहरा। जैसे दोनों चेहरे एक ही हो गए, अलग अलग रहे ही नहीं। जादू से चेहरा बदल सकता है तो 2 चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं, हो ही गए हैं। आज कहीं बात करते करते वो डॉक्टर साहब को पापा ही ना कहने लग जाए। जो तरह अम्मी को मम्मी ने पढ़ने बिठा दिया है, जरूर कुछ लालच दिया होगा। हो सकता है मम्मी कल दोनों को घुमाने ले जाए। डॉक्टर साहब की डांट के सामने अम्मी राम तो ठंडे। 6 बज गए। अब तो आते ही होंगे। बीमारों की भीड़ में आना भी तो आसान नहीं है। सवेरे तो वह खुद अपनी आंखों से देखता है, सारी बेंचें और कुर्सियां तो भर जाती हैं। ज़मीन पर भी जैसे जगह नहीं रहती। सबसे बड़े डॉक्टर हैं शहर के। पहली बार बंटी के मन में डॉक्टर साहब को लेकर गर्व जागा, जैसा मम्मी को लेकर अक्सर जागा करता था। डॉक्टर साहब को लेकर भी वह गर्व कर सकता है। डॉक्टर साहब उसके भी कुछ कहीं हल्के से पापा की तस्वीर तैर गई। 6:30। अब बंटी को बेचैनी होने लगी। मम्मी तो ऐसे आराम से बैठी है जैसे उन्हें मालूम ही नहीं है कि आज 6 बजे जाने का कोई प्रोग्राम भी है। और फिर समय के साथ साथ बंटी की बेचैनी दुख और फिर गुस्से में बदलने लगी। 7 बजे के करीब कंपाउंडर ने आकर बताया डॉक्टर साहब उठने ही वाले थे, तभी वर्मा साहब के हार्ट अटैक की खबर आ गई। मुझे यहाँ खबर करने को कहकर भी वहाँ चले गए। रोगियों के मारे मैं भी जल्दी नहीं आ सका। बंटी ने खींच कर जूते मोजे उतार फेंके। झूठ, सब झूठ। खाली उसे बहकाने के लिए कह दिया। नहीं तो जाना था तो क्यों कहा था? अम्मी अंगूठा छिपाकर टिली लिली करता हुआ निकल गया तो मन हुआ गला पकड़कर दबा दे उसका। किसने कहा था उसे ले जाओ ड्राइव पर? वह क्या जानता नहीं ये घर उसका नहीं है, यहाँ की कोई चीज़ उसकी नहीं है, यहाँ का कोई आदमी उसका नहीं है। वहाँ तो अपना घर होगा, अपने लोग होंगे बेटे, सब झूठ। यहाँ तो मम्मी भी उसकी नहीं रह गई। मन हो रहा है मम्मी के कमरे की एक एक चीज़ उठाकर फेंक दे, घर की सारी चीज़ें चकनाचूर कर दे। गुस्से से भन्नाते हुए उसने अलमारी खोली। बस इसी पर तो उसका अधिकार है। एक एक खिलौना निकाल कर फेंक दिया, एक एक कपड़ा कमरे में छितरा दिया। बंटी, झपट कर मम्मी ने बाँह पकड़ लिया। क्या पागलपन मचा रखा है? बंटी ने पूरी ताकत लगाकर अपने को छुड़ा लिया और कपड़ों को पैरों तले रौंदने लगा। लो और लो। कभी अकल भी आएगी तुझे या नहीं? जब देखो घर में किसी न किसी बात पर तूफान मचाए रखता है। मैं जितना चुप रहती हूँ उतना ही शेर हुआ जा रहा है। मम्मी ने उसे पलंग पर पटक कर दोनों हाथों से दबोच लिया। कोई बात नहीं समझेगा, मौका बेमौका कुछ नहीं देखेगा। बस चुप करो। बंटी पूरी ताकत से चीखा और फिर बेहद थका पिटा सा फूट फूट कर रो पड़ा। आंसू है कि उफनते चले जा रहे हैं। जरा मम्मी की पकड़ ढीली हुई कि छिटक कर उठा। रंगों की शीशियों वाला डिब्बा उठाकर दे मारा। खड़ खड़ झन। कुछ शीशियाँ साबुत लुढ़क गई, कुछ चकनाचूर हो गई। तड़क, और शीशियों से बिखरे ढेर सारे लाल पीले रंग एक दूसरे में मिलकर तेजी से घूमे और जहाँ के तहाँ स्थिर हो गए। मारो और मारो। बंटी खुद ही पलंग में औंधा धंस गया। अम्मी, जोत, बंसीलाल, मम्मी सब आगे पीछे घूम रहे हैं। सबकी आवाज़ें भी। फैले हुए रंग दलिए में बदल जाते हैं।
चढ़ाओ बहू जी इतना माथे, देखना एक दिन आप ही। बंटी इस तरह करते हैं बेटे। एक प्यार भरा थर थराता हाथ, तड़ाक, एक थप्पड़, ढेर सारी शीशियाँ टूट जाती हैं, ढेर सारे रंग बिखर जाते हैं। आवाज़ें कहीं बहुत दूर से आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से। क्या कर दिया आज तुमने? तुमने तो रो रो कर प्राण दे दिए। क्या? ओह, कैसी बात करती हो तुम? इतना सीवियर हार्ट अटैक था, मुझे शायद रात में वहीं रहना पड़े। वर्मा तो बिल्कुल। बंसीलाल, गर्म पानी रखो नहाने का, तब तक तुम एक प्याला चाय दो जरा, बस। और कुछ नहीं। बंटी के लिए एक शब्द भी नहीं, जैसे वह कहीं है ही नहीं। एक कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो बताओ 360 किलोमीटर चलने में कार एकदम चलते चलते रुक जाती है। हार्ट अटैक, अटैक यानी हमला। वर्मा साहब का लंबा चौड़ा शरीर लेटा है और ढेर सारे सिपाही बंदूक ताने उन पर अटैक कर रहे हैं, ठाएं ठाएं। बहुत दिनों से उसने बंदूक नहीं चलाई, आज वो जरूर चलाएगा, वो भी अटैक करेगा, ठाएं ठाएं। वर्मा साहब की छाती पर घाव ही घाव हो गए हैं। कहीं उसके हार्ट पर अटैक हो जाए तो उसके भी उतने ही घाव हो जाएंगे। टन टन टन, घंटी बजती ही जा रही है। दूसरे सर आ गए। क्लास में बहुत शोर हो रहा है। सर ने स्केल को मेज पर पीटते हुए कहा, चुप करो बच्चों, चुप। अब वो हमेशा चुप रहा करेगा, कभी किसी से नहीं बोलेगा, जोत से भी नहीं, मम्मी से तो बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे घर पास आ रहा है, मन ही मन जैसे एक अजीब सी दहशत समा रही है। सवेरे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अब घर के दरवाजे पर उतरता है तो जैसे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लाल तिकोन वो खड़ा खड़ा उसे ही घूरता रहता है। उसमें बना हुआ लड़का टिल्ली लिल्ली करता हुआ चारों ओर घूमने लगता है। माँ दोनों बच्चों को हाथों में पकड़ कर चल पड़ती है, चलो मैं तुम्हें घुमा लाती हूँ। इस देश में तो 2 बच्चे, बस कुल 2 बच्चे। इस देश में ही नहीं, इस घर में भी 2 बच्चे, बस कुल 2 बच्चे। वहाँ तो बच्चे भी होंगे बहन जी, चलो अच्छा हुआ। यहाँ अकेला अकेला कैसा डाँव डाँव डोले था। नहीं, बस कुल 2 बच्चे। बंटी ने बस्ता वहीं टिका दिया और खड़ा खड़ा सड़क देखता रहा। भीतर जाने की इच्छा नहीं हो रही, भीतर वो जाएगा भी नहीं, बस सड़क पर ही दौड़ता चला जाएगा, दौड़ता चला जाएगा। पर कहाँ? लेकिन इस बार यह कहाँ भी उसे रोक नहीं सका। वो सचमुच दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते जब वो अपने घर के फाटक पर पहुंचा तो उसकी सांस फूली हुई थी। पता नहीं दौड़ने से, पता नहीं डर से। अपना घर, अपना बगीचा, फिर भी जैसे कुछ भी अपना नहीं लग रहा। घर की सारी खिड़कियां बंद हैं और दरवाजे पर ताला लटक रहा है। वो भीतर जा भी नहीं सकता अपने घर में। कभी ऐसा हो सकता है? चाहो तो भी अंदर नहीं जा सकते। वहाँ अपना घर होगा बेटा, वहाँ भी नहीं जा सकता, जाएगा भी नहीं। तब इस सड़क पर 2 आदमी बातें करते हुए निकल गए। बंटी मेहंदी के आड़ में हो गया, कोई देख न ले उसे। फिर अपने बगीचे का चक्कर लगाया। क्यारियाँ नम थी सर्दियों में, माली दादा दोपहर में ही पानी दे देता है। वह एक एक पौधा देखने लगा, एक एक पत्ती छू छू कर। सिरे पर आम का पौधा, कितनी नई पत्तियां आ गई हैं। सारा बगीचा घूम कर देख लिया। आप मम्मी, अम्मी और जोत लौट आए होंगे। उसे न देखकर मम्मी बंसीलाल से पूछ रही होगी, पता नहीं बरामदे में रखा बस्ता देखा भी होगा या नहीं। परेशान मम्मी इधर उधर देखती हुई, मम्मी आवाज़ देती हुई, मम्मी अच्छा किया यहाँ चला आया, अब वो यहाँ से जाएगा ही नहीं, कभी कभी नहीं। पापा, बंटी भैया घर में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। डॉक्टर साहब के माथे पर बल, मम्मी की गीली आंखें, पीला हो आया चेहरा। मम्मी प्रिंसिपल होगा भी डॉक्टर साहब से डरती है। यहाँ तक कि बोलती ऐसे थी जैसे सबको डांट रही हो, खाली उसे प्यार करती थी। वहाँ उसे डांटती है और सबको अच्छा लगता है। पता नहीं, आज पता लगेगा। मन ही में एक संतोष है, एक कुछ ऐसा कर डालने का जो नहीं करना चाहिए, मम्मी को परेशान करने का। कोई सड़क से गुजरता तो बंटी छिप जाता, कहीं हीरा लाल या माली दादा ही इधर से आ जाए और उसे देख ले तो बस सारा खेल खत्म।
पर यह तो सोचा भी नहीं था यहाँ आकर शाम का अंधेरा भी बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। भूख भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी। अब टीटू के घर की बत्तियां जल गईं। एक क्षण को उस रोशनी से जैसे राहत मिली। वहाँ चला जाए। अरे हमने तो सोचा था बड़े ठाठ होंगे तुम्हारे वहाँ, यूं डोले डोले फिर रहे हो। धत, वहाँ नहीं जाएगा। बाहर का अंधेरा अब मन में उतरने लगा। डर, एक अजीब सा डर। मम्मी उसे देखने आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ख्याल ही नहीं आया हो कि बंटी घर में है ही नहीं, या कि डॉक्टर साहब ने कह दिया हो कि यह सब यहाँ नहीं चलेगा और चलती फिरती मम्मी रुक गई हो। अब यदि मम्मी रात तक नहीं आई तो वो फाटक पर खड़ा होकर सड़क की ओर देखने लगा। अब तो इधर से कोई आ भी नहीं रहा। ये सड़क तो वैसे ही बहुत सुनसान हो जाती है। कोई आए तो उसे देखे या वही किसी को आते जाते देखता रहे, पर कोई नहीं। बंटी पेड़ पे चढ़ गया। यहाँ से तो दूर तक दिखाई देता है कोई मोटर, कोई पैदल, कोई, पर कोई नहीं। गालों पर से आंसू बहने लगे। उपेक्षा, अपमान मन हुआ। ऊपर से कूद पड़े, खूब घाव हो जाए, हार्ट अटैक। उसके आंसू मम्मी के गालों से बहने लगे। बंटी बंटी। नीचे उतरा तो एक गुस्सा, दहशत, अपने को ही मारे, हाथ पैर तोड़ डाले। पेड़ की एक सूखी टहनी उठाई और सटाक सटाक मेहंदी को सोड़ना शुरू किया। अभी भी कोई नहीं आया। फूल पत्ते नोचने शुरू किए। कोई काला पाप वाप नहीं लगता। तोड़ तोड़ कर ढेर लगा दिया। अपने ही बोए फूल पत्तों को तोड़ कर रौंद कर जैसे एक संतोष मिल रहा है। अभी भी कोई नहीं आया। और फिर खुद ढेर होकर घास पर लेट गया, भूखा, ठिठुरता हुआ, रोता हुआ। एकाएक लगा जैसे घर का दरवाज़ा खुला और फटी फटी आवाज़ में गाती हुई फूफी का आ रही है। मेरी तो गिरधर गोपाल। सांस जहाँ की तहाँ रुक गई, आंखें मिच गई। पर फूफी है कि बढ़ती चली आ रही है। फूफी का भूत। फूफी मर गई और रानी मर गई, पर उसके प्राण तो अपनी बेटी में अटके रह गए। सो वो चिड़िया बनकर उसी के कमरे में, फूफी के प्राण भी इसी कमरे में अटके रह गए। मूंदी आंखों से ही दिखाई दे रहा है एक सफ़ेद आकृति हवा में लटकी हुई, कसरत कर रही है। 1 2 3 4। बंटी सांस रोके कहीं डूबता चला जा रहा है। गहरे, खूब गहरे में। छुन छुन, ये सोनल रानी की पायल है। अब तक राजा के सारे बच्चे तो खत्म हो गए होंगे, वो भूखी तो मरेगी नहीं। आवाज पास आती जा रही और बंटी और गहरे में डूबता जा रहा। घर घर सोनल रानी की सांस ऐसी ही होती होगी। खट, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं और मुझे, और फिर एक हाथ छाती पर अटैक। मुझे मत मारो। एक घुटी हुई चीख, पता नहीं निकली भी या नहीं, पर हाथ जैसे छाती में घुस ही गया। बंटी बंटी, किसी की बाहों ने पकड़ कर बिठा दिया। वो फटी फटी आंखों देख रहा है। कौन है सामने? तू यहाँ यहाँ पड़ा है तू जब से? कोई उसके कंधे बुरी तरह झकझोर रहा है। धीरे धीरे अंधेरे में एक चेहरा साफ होता उभरता दिख रहा है। बदहवास सा चेहरा, लाल आंखों वाला चेहरा। बोल बोल, तू क्यों यह सब करने पर तुला हुआ है? क्यों अपनी और मेरी जिंदगी में जहर घोलने पर तुला हुआ है? कौन सा कष्ट है तुझे वहाँ पर? क्या तकलीफ है? ओह, पर मम्मी को देखकर कोई तसल्ली नहीं हो रही, कोई डर भी नहीं लग रहा, कुछ भी तो नहीं लग रहा। रोज एक हंगामा खड़ा कर देता है, रोज एक तमाशा। कोई कब तक सहेगा और आखिर क्यों सहेगा? बाएं गाल पर तड़ तड़ की आवाज़ हुई। मम्मी ने शायद मारा है। ठीक है, तेरे पापा तुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, मैं भेज दूंगी, वहीं रहो। मम्मी उसे घसीटती हुई ले गई और एक तरफ से उठाकर गाड़ी में पटक दिया। वह न चला न गाड़ी में चढ़ा। मम्मी अभी भी कुछ न कुछ बोले जा रही है, पता नहीं क्या क्या। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे कुछ लग भी नहीं रहा। मम्मी को शायद पता ही नहीं कि सोनल रानी तो उसे डर। अब तो मम्मी की बात सुनाई भी नहीं दे रही। भाग समाप्त।